नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली के बारे में। वो कौन कौन से योग हैं जो आदि गुरु को बाल्यकाल से ही बड़ी प्रखर बुद्धि के स्वामी बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के कुंडली के बारे में। लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्रेश पर हम सबसे पहले नजर डालते हैं। तो कर्क लगन, आपको हमने पहले भी चर्चा में लिया है कि काल को क्या प्रिय है वो अलग बात, लेकिन काल के ऊपर जो उस काल का भी महाकाल है, माने चाहे भगवान शंकर हैं, विष्णु हैं, उनका कर्क के साथ एक विशेष संबंध दिखाई देता है। भगवान राम भी जब धरती पर आए तो कर्क लग्न लेकर धरती पर आए। और आदि गुरु के बारे में भी इस प्रकार का लेख मिलता है कि इनके पिता और माता जी की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ही इनके घर में पुत्र रूप में आए, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना अधिक ज्ञान सामान्यतः किसी ईश्वरीय आशीर्वाद के बिना संभव नहीं दिखता है कि भाई 8 वर्ष की सामान्य सी आयु में सन्यास के लिए निर्णय ले लेना। तो क्या क्या मुख्य बिंदु है भाई? कर्क लगन, चंद्रमा का लग्न है। चंद्रमा अपने से 12 होकर मित्र भाव में बैठा है। यहां बात समझने वाली है कि कई बार हमें लगता है कि भाई बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्रमा को बुध से बहुत स्नेह है। तो लौकिक दृष्टि से कई दफा ये वाली बात कम समझ में आती है, लेकिन जहां पारलौकिक संबंध आता है, यानी लग्नेश स्वयं फाइनल स्टेप ऑफ जो मोक्षा है, या जो मोक्ष का सबसे मुख्य भाव माना जाता है, 12वां भाव, लग्नेश स्वयं वहां जा रहे हैं। और मैंने जैसे बताया, सांसारिक दृष्टि से क्या चीज थोड़ी कम समझ में आती है कि भाई ठीक है वो बात कि बुध चंद्रमा को कम पसंद करते हैं, लेकिन चंद्रमा का पूरा उससे स्नेह। ठीक हो गया। अब चंद्रमा इनके माने राशि तय करते हैं चंद्रमा, तो चंद्र कुंडली से भी अगर हम आधार बना लेते हैं, तो यहां से अगर हम स्वामी की बात करते हैं तो फिर वो अगेन स्वामी भी अगेन अपने से 12 होकर बैठे हैं। तो यानी ये तो तय हो गया कि बहुत लंबी यात्रा रही और इस यात्रा का संबंध मोक्ष यात्रा से रहा। भाई सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि भाई इस प्रकार के जातक अपने जन्म स्थान पर ज्यादा दिन स्थायी निवास नहीं करते हैं। तो शंकराचार्य जी के जीवन में कह सकते हैं लगभग जीवन का 80% समय यात्रा में ही, अलग अलग प्रकार, आपको पता है भारत के चारों अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, वो आज भी जाने जाते हैं। तो ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है कि जब भी कभी लग्नेश 12वें भाव में जाता है तो खाली वो विदेश भूमि की बात नहीं कर रहा है, 12वां फाइनल स्टेप ऑफ मोक्षा भी है। ठीक हो गया। तो ये अपनी बुद्धि में एकदम आना चाहिए। और जब लग्न में ज्ञान का स्वामी जो धर्म की बात कर रहा है, ठीक हो गया, और जो प्रतियोगिताओं में जीत की बात कर रहा है, माने 6ठे भाव का स्वामी वो उच्च का होकर बैठा हुआ है। यानी कोई भी जो कह सकते हैं प्रतियोगिताएं रही, जैसे मंडन मिश्र जी के बारे में आपने कभी पढ़ा हो, आदि गुरु शंकराचार्य जी, आदि गुरु इतना नाम होने का जो पहला जो माइलस्टोन बना, पहला मील का पत्थर, कि भाई मंडन मिश्र जी का उस क्षेत्र में जो शास्त्र था वो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। और किसी वेपन के दम पर नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने वाणी के दम पर कंपटीशन को जीता। और वैसे भी कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव की बात करती है।
एक मातृत्व की भावना है। मां का इनके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रहा। भाई बाल्यकाल में पिता तो जल्दी ही चले गए, लेकिन मां का बहुत लंबा, माने इनको संन्यास धर्म की शिक्षा के लिए मां ने आशीर्वाद दिया आगे बढ़कर। तो ये समझ में आता है कि भाई कर्क राशि का विशेष बल यहां जान पड़ता है। और क्या क्या ऐसे योग हैं जो कुंडली को बली बनाते हैं? गुरु, शनि, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध प्रबल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भाई हम तो यही कहते हैं कि भाई अगर एक या दो ग्रह भी उच्च के हो जाएं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। अभी तो यहां आप देखिए 1, 2, 3, 4 ग्रह उच्च के हैं। इसके अलावा शुक्र अपने घर में है, और जो राहु केतु एक्सिस है ये भी बड़ा फेवरेबल है। ठीक हो गया? भाई केतु कहां बैठे हैं? कर्म क्षेत्र की बात, माने एक महान यश की बात कर रहा है सूर्य, और एक केतु डिटैचमेंट की बात कर रहा है। भाई अपने आप में रॉयल, अपने आप में राजा, लेकिन जहां रहेंगे वो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा बहिर्मुखी, अपने कर्म क्षेत्र के लिए बहिर्मुखी नहीं है। वो रहेंगे, बड़ी गंभीरता से अपनी बात को रखेंगे, और उस शास्त्र के उस डिबेट को खत्म होने के बाद अपनी वाणी को वहीं विराम दे देंगे। उसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जाने जाते। तो कर्म भाव से समझ में आता है। ध्यान रखिए, केतु को हम क्यों अभी बुरा नहीं मान रहे? कुजवत केतु, कुछ यानी मंगल के समान केतु। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है ये मेष। तो मेष में सूर्य अभिजित के बल से बैठे हुए हैं, साथ में डिटैचमेंट मोक्षा प्लैनेट भी है, जो नेचुरल यानी जो जोडियाक में प्रथम आता है, और इसी प्रकार से जोडियाक में जो पंचम आता है, जो विवेक बुद्धि की बात करता है, इस पर भी केतु नजर बनाए हुए हैं। और अगर हम सूर्य से संबंध बनाते हैं तो भाई जब कभी भी हम आध्यात्मिक वाणी की बात करते हैं या स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो दूसरे भाव को, हमारे वाणी में कोई इस प्रकार की सिद्धि है, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो दूसरे भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र में उच्च का होकर बैठा हुआ है, यानी सूर्य। तो वाणी का बड़ा प्रताप रहा जीवन में। शिष्यों को जो कह दिया इन्होंने वो फिर सत्य हो गया। कई आदि गुरु के बारे में इस प्रकार के आख्यान मिलते हैं कि भाई कोई शिष्य, इनके कई ऐसे शिष्य थे जो पूरे भक्त थे, लेकिन ज्यादा बुद्धिमान श्रेणी में वो नहीं आते थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको ऐसा आशीर्वाद दे दिया वाणी से कि भाई तुम बुद्धिमान हो, बस वो बुद्धिमान हो गए। क्लियर हो गया? और इसकी पुष्टि अगर आप करें तो हम काल पुरुष की सेकंड भाव कौन पढ़ता है? वृषभ। वृषभ में भी शुक्र स्वग्रही होके बैठे हुए, बहुत बढ़िया हो गया। तो ये बात याद रखनी है कि यश बढ़ाने वाले भावों में यानी केंद्र हाउसेस में 4 ग्रह उच्च के होके बैठे हैं, और बाकी के ग्रह भी कोई ऐसा नहीं कि शत्रुवत। चंद्रमा भी मित्र भाव में बैठा है, शुक्र स्वग्रही है, बुध भी मित्र भाव में बैठा है। धर्म भाव का स्वामी उच्च का गुरु लग्न में स्थित है, तो बड़ा करीब संबंध रहा। यानी जो लग्न में ग्रह आता है जीवन में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आ जाता है। तो कह सकते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर में, उनकी बुद्धि में क्या चीज सबसे पहले रही? नवम भाव, धर्म। ठीक हो गया? और काल पुरुष की कुंडली में ये 9 नंबर भी धर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका स्वामी उच्च का होकर लग्न में बैठा है। ठीक हो गया?
और विवेक बुद्धि और कर्म भाव का स्वामी मंगल उच्च का होकर सप्तम भाव में स्थित है। विवेक बुद्धि यानी हम जब कभी भी विवेक बुद्धि की बात करते हैं तो हम पांचवें भाव को देखते हैं। ठीक हो गया? तो मैंने बताया भाई वैसे भी मेष से अगर गिनते हैं पांचवा भाव तो उसका स्वामी भी उच्च का है। और अगर हम जो तात्कालिक हमारा लग्न है कर्क लग्न के लिए भी पंचम भाव से गिनते हैं तो वृश्चिक राशि पंचम भाव में आती जो हमारी विवेक बुद्धि की बात करती है। और मंगल के पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारा कर्म। तो इन दोनों का स्वामी जो इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह है मंगल, उच्च का होकर सप्तम भाव में स्थित है। अब सप्तम भाव को लोग मतलब सामान्यतः हम खाली मैरिज से इसका संबंध बनाते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन से सप्तम भाव का संबंध है। याद रखिएगा सप्तम भाव जहां भी साधना होती है हमारी 7 और 8, कभी भी जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो हमारा जो ऑर्गन है, हमारा जो लैंगिक अंग है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई उसको साधना होता है अपने को, यानी 7 और 8 के ब्रह्मचर्य से ही हम उस शक्तियों को ऊपर की तरफ भेज सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए 7वें भाव का स्वामी भी बहुत अच्छी स्थिति में है और इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट यानी जो सिटिंग एलिमेंट्स हैं वो भी उच्च का होकर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी हम सामान्यतः ज़ोडिएक में 11 नंबर राशि को मानते हैं शनि की राशि, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि 11 नंबर यानी एक्वेरियस जो है शनि उस राशि को शेयर करते हैं राहु के साथ। तो भाई इसका स्वामी भी राहु बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। राहु यानी शनिवत, केतु यानी कुजवत, यानी दोनों ही स्वभाव से एक से प्लैनेट चतुर्थ भाव में बहुत बली होकर बैठे हैं। क्लियर हो गया? यानी 7वें भाव का स्वामी भी 8वें भाव का स्वामी भी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुक्र का स्वग्रही होना हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा शुक्र को रिटेन करने की बात करता है, रखने की बात करता है। और इस प्रकार की सिद्धियों में शुक्र को स्खलित नहीं होना चाहिए, शुक्र का ढिके नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? यानी जो शरीर की वीर्य शक्ति है वो शरीर में ही रहे, वो भी शुक्र से ही देखा जा रहा है। ठीक हो गया? तो शुक्र स्वग्रही है। तो अपने को यह भी ध्यान रखना है कि जो भी अष्टांग साधना, अष्टांग योग की जहां बात आती है वहां पर ना सिर्फ 7 और 8 भाव मजबूत हो जो शुक्र को शरीर में बनाए रखता है, वो राशियां भी बनी होकर दिखनी चाहिए, तभी वो अपनी साधना में कामयाब हो पाता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि भाई कई दफा 7वां और 8वां भाव भाई मैरिज की दृष्टि से कहते भी विवाह नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा कह सकते हैं शुक्र को भी शरीर में वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, विवाह तो नहीं हुआ है, तो वो तो गलत संयोग बनता है। इसलिए ये बात हमें अपने लर्निंग में इसको रखना है कि जहां भी एक बलि कुंडली आएगी, जहां भी इस प्रकार के ब्रह्मचर्य को जीतने की बात आएगी, तो 7 और 8 भाव शुद्ध होकर बलि है। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति तो बहुत सात्विक ग्रह है, कमांडर अपने उसको कंट्रोल करना जानते हैं कि किस प्रकार से मुझे अपने शौर्य को सप्तम भाव में इसका क्या सदुपयोग करना है। ठीक हो गया? और इसी प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी हम शनि को मान रहे हैं, और क्योंकि शनि इस राशि को राहु के साथ शेयर करते तो राहु भी मजबूत होकर चतुर्थ भाव में बैठे। ठीक हो गया? तो
अष्ट सिद्धि भाव का स्वामी शनि व राहु बनी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए। चतुर्थ भाव क्या होता है? मां को रिप्रेजेंट करता है, सुख को रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष की नींव असल में चौथे भाव में मानी जाती है। ठीक हो गया? यहां से राहु पंचम दृष्टि से अपने घर को देख भी रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाली बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के देखा जाए, मुख्य अगर हम योगों की बात करें, वो सारे योग आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में हैं, जो बहुत बड़ा बदलाव करने वाला व्यक्ति बनाते हैं, या कह सकते हैं महान आत्मा बनाते हैं। क्योंकि ये एक प्रकार का दुस्साहस ही है हमारा कि हम परमात्मा समान, ईश्वर समान किसी व्यक्ति को सांसारिक फॉर्मेट में फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम विनम्र होकर ये बात कहना चाहते हैं कि हम इस विद्या को समझने के लिए, इस ज्योतिषी विद्या को समझने के लिए ही ये प्रसिद्ध कुंडली ले रहे हैं, ताकि हम समझ पाए। छोटे छोटे बिंदुओं को जब आप बारीकी से देखेंगे, बारीक अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो अंतिम पड़ाव है, जो आपका लक्ष्य है कि मुझे ज्योतिष में पारंगत होना है, देवताओं के और गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसा जरूर होगा। मैं पुनः बता दूं, हमने सिर्फ 5 या 6 बिंदु यहां रखे हैं, लेकिन हम निरंतर आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगी, हम दोबारा से इस कुंडली को रिवाइज करने का भी प्रयास करेंगे। यानी कुछ बिंदु ऐसे, कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर कुछ भाव रह जाते हैं, उस समय सीमा में हम बंधे हुए हैं, सारी बात, सारे भावों को एक क्लास में कई दफा नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये कोई अंत नहीं है, अभी तो हमने प्रारंभ किया है। और आदि गुरु शंकराचार्य की कुंडली हमारे चैनल में हम कोशिश करेंगे कि जो भी पेंडिंग चीजें हैं उनको पुनः आप लोगों के सामने लेकर आए। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा हर कुंडली से जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हमारा अध्ययन और ज्यादा गंभीर होता जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ कि गुरुओं के आशीर्वाद को पाकर आप वो सूक्ष्म दृष्टि ला पाए, आप ग्रहों का सही फलित कर पाए। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।